Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in revision session Cost and Management Accounting. शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में शॉर्ट सी रिवीजन में हम लोग अपने जो प्रीवियस पास्ट पेपर्स हैं उनकी डिस्कशंस करेंगे ताकि शॉर्ट टाइम में हम लोग मैक्सिमम टॉपिक्स वगैरह उनके फार्मूलाज वगैरह उनके अंडरस्टैंडिंग वगैरह को कवर कर सकें। उसके लिए सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट का पास्ट पेपर स्प्रिंग 2025। उसमें हमारे पास सेक्शन ए और सेक्शन बी 50-50 मार्क्स के होते हैं, लेकिन हमारी जो पहली डिस्कशन है वो सेक्शन बी से करने लगे हैं। और स्प्रिंग 2025 क्वेश्चन नंबर 7 रिक्वायरमेंट्स आर on the basis of financial information given above, compute the change in overall net profit in each of the following situations. If JAL continues the production of C and if JAL discontinues the production of C, total marks are 15. If production of C is continued, then only 3 marks. अच्छा, अब देखें जो चीज हमने बतानी है वो क्या है हमारे पास, प्रॉफिट में चेंज कितना आएगा। अगर मैं ये डिसीजन लेता हूं, अभी सारा फोकस कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ सी पे जाएगा। अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो हमारे प्रॉफिट में इन टोटल कितना चेंज है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। और इसी तरह से फिर बी पार्ट जब बताएंगे तो सी की प्रोडक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यू करेंगे। तो डिसकंटिन्यू करने पर काफी सारी कॉस्ट की सेविंग हो रही होगी, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू अभी हम लोग अर्न कर रहे हैं वो रेवेन्यू भी हम लोग रिसीव नहीं करने वाले। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने ये देखना है कि प्रॉफिट में क्या चेंज है। अब देखते हैं कि डाटा क्या गिवन है हमारे पास। तो डिसीजन मेकिंग के हवाले से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुनेद अली लिमिटेड is engaged in production of various products. Below are the extract from its next year budget relating to its products C and D. C and D के लिए units produced and sold 300 and 200, उनकी सेल्स की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ सेल। अब क्योंकि खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में इनडायरेक्ट लेबर है, फ्यूल एंड पावर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कोई क्या फिक्स्ड हैं क्या वेरिएबल्स हैं उसने वो बता दिए, टोटल एक्सपेंस आए। और ये हैं नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सी एंड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ डी। कुछ हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई, कहते हैं आफ्टर प्रिपेयरिंग द बजट। अब ये बजट हम लोग प्रिपेयर कर चुके। अब यहाँ पर अगर बज़ाहिर देखा जाए तो सी से तो हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है जबकि डी से हमें कम प्रॉफिट है, लेकिन हम लोग डिसीजन मेकिंग किसके बारे में कर रहे हैं, सी को, कि इसको कंटिन्यू रखना है या इसको डिसकंटिन्यू कर दें। अब इसके लिए कौन सी इंफॉर्मेशन को हम लोग बेस बनाएंगे, तो हमें बताया गया आफ्टर preparing the budget, the prices of the raw material used in C increased unexpectedly by the management believes that the sales price of C cannot be increased by more than 5। क्या चीज, जबकि मटेरियल कॉस्ट 60% से इंक्रीज हो गई। अब हम लोग अपनी सेल प्राइस को वैसा इंक्रीज नहीं कर सकते, सेल प्राइस जस्ट हम लोग मैक्सिमम 5% इंक्रीज कर सकते हैं। As presently the market is experiencing a surplus of C, therefore the management is considering to stop the production of C for about 1 year, after which the production may resume as the competition is expected to subside and price increases would become possible. Following information is available for making this decision, and the other informations are C is also used internally for the production of D. 1 unit of C is consumed in producing 5 units of D। मतलब D जो सेकंड प्रोडक्ट हम अपने पास बना रहे हैं उसका एक रॉ मटेरियल खुद C है,
और वो सी हम लोग क्योंकि खुद भी बनाते हैं, तो हमें डी को कंप्लीट करने के लिए वो रॉ मटेरियल बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता, हम खुद से बनाकर डी की प्रोडक्शन में उसको यूज कर लेते हैं। फिर सी का एक यूनिट जब हम लोग डी में देते हैं तो उससे हमें आउटपुट 5 यूनिट्स ऑफ डी मिलती है। मींस दैट कि इतनी इंफॉर्मेशन को अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग द पीरियड हमने टोटल कितने डी के यूनिट्स बनाए, 200,000। 5 यूनिट्स पर एक यूनिट ऑफ सी लगता है, तो टोटल कितने यूनिट्स ऑफ सी हम लोगों ने डी में यूटिलाइज किए, 40,000। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज, कहते हैं besides other raw materials, an alternative material available at rupees, कहते हैं कि अगर अब सी हम लोग खुद से नहीं बनाते तो इसका ऑल्टरनेटिव मटेरियल हमें मार्केट से परचेज करना पड़ेगा, और वो हमें पड़ेगा 4,500 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सी इन द बजट। Internal transfer of C for the production of D has been recorded at normal selling price of C and is included in the unit sold of। अब इट मींस दैट कि वो कह रहा है कि ये जो 300 नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं, इन 300 नंबर ऑफ यूनिट्स में ये वाले 40,000 शामिल हैं जो हम लोगों ने डी के लिए ट्रांसफर किए है, और ये ट्रांसफर भी हम लोगों ने नॉर्मल सेल प्राइस पर किए हैं। मींस दैट जितनी प्राइस हम अपने एक्सटर्नल सप्लायर से चार्ज कर रहे हैं उतनी ही प्राइस हम लोग डी से चार्ज कर रहे हैं। ऑल राइट, नहीं, और फिर वो टोटल रेवेन्यू 1200 है, 1200 मिलियन का है। तो अगर यहां से देखा जाए तो हम लोग बेसिकली कितनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो 1200 मिलियन डिवाइडेड बाय 300 मिलियन इज इक्वल टू 4,000। इट मींस दैट हम खुद बनाएं तो ये 4,000 तो सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट तो हमें कम पड़ रही होगी, लेकिन उसके बावजूद जब डी को ट्रांसफर करते हैं 4,000 में कर रहे हैं हम, अगर हम नहीं ट्रांसफर करेंगे तो बाजार से यही प्रोडक्ट यही मटेरियल उसे 4,500 का पड़ेगा। तो मतलब इंटरनली बनाकर डी को देना वो हमारे लिए ज्यादा फिजिबल है। नेक्स्ट वन इज, तो भाई अगर डी सी हम खुद बनाना छोड़ दें तो हमें ये वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पड़ेगी, ये एडिशनल कॉस्ट भी फॉर प्रोडक्शन ऑफ डी हमें बियर करनी पड़ेगी अगर हम लोग डी को खुद से छोड़ देते हैं तो। फिर नेक्स्ट वन, डायरेक्ट लेबर इज पेड एट रुपीज per and each labor works on an average of 200 hours per month। मतलब डिसीजन मेकिंग का ना ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स डिजर्व भी करता है, इवन कि इससे ज्यादा भी इसके हो सकते थे, 17 तक भी जा सकता था। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी दी गई है और हर इंफॉर्मेशन में बेहतरीन कैलकुलेशंस है, मतलब आपके सोचने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद थी। अब उसने आपको सिंपली बताया कि डायरेक्ट लेबर को 250 पर आवर के हिसाब से पे करते हैं। फिर उसने आपको ये नहीं बताया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेबर्स कितने हैं, उसने आपसे कहा है कि पर लेबर पर मंथ 200 आवर्स काम करती है। फिर अकॉर्डिंग टू द यूनियन एग्रीमेंट, क्या चीज, अगर आप किसी को टर्मिनेट करते हैं तो आप उसको पेनल्टी के तौर पर या कंपनसेशन के तौर पर 50,000 रुपीज पे करेंगे। 50,000 आर पेएबल टू ईच लेबर अपॉन टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विसेज। 80% ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट लेबर तो हमारे एफओएच का पार्ट थी, कहते हैं वो जो जितनी वैल्यू बताई उसका 80%, वो कहते हैं कि वो सैलरीज ऑफ लेबर सुपरवाइजर्स हैं। तो लेबर सुपरवाइजर हमेशा इनडायरेक्ट लेबर के तौर पर ही जाएगा। कहते हैं 1 लेबर सुपरवाइजर इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 10 डायरेक्ट लेबर्स। मतलब मेरे पास अगर डायरेक्ट लेबर वर्कर्स 10 हैं तो उनके लिए मैंने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है। तो अगर 50 हैं तो 5 सुपरवाइजर होंगे, 100 हैं तो 10 सुपरवाइजर होंगे। तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास टोटल डायरेक्ट लेबर्स हैं कितने, तो नंबर ऑफ सुपरवाइजर का वहां से मुझे पता चलेगा।
फिर अगर मैं अपनी उस लेबर को टर्मिनेट कर देता हूं 50,000 रुपीज देकर, तो जब मेरे पास लेबर ही नहीं रहेगी तो क्या मैं अपने पास सुपरवाइजर रखूंगा? नहीं, सुपरवाइजर भी नहीं रखना फिर। तो जब सुपरवाइजर नहीं रखेंगे तो सर्विसेज ऑफ लेबर सुपरवाइजर कैन बी, तो उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा उसे 100,000 रुपीज पर सुपरवाइजर। फिर नेक्स्ट वन, ऑल रिमेनिंग इनडायरेक्ट लेबर इज फिक्स्ड। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है। हम लोगों ने रेलिवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो बेसिकली यहां पर हम लोगों ने रेलिवेंट कॉस्ट देखनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनेगी, तो उनको तो हम वैसे ही साइड पे कर देंगे। Next one is 90% of fuel and power is वेरिएबल। अब फ्यूल एंड पावर उसने ऊपर बता दी थी, कहते हैं उसका 90% वेरिएबल है, मतलब रिलेट करेगा, रेलिवेंट कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग से। एज द रिमेनिंग फ्यूल एंड पावर इज यूज्ड फॉर एयर कंडीशनिंग एंड अदर सिमिलर एक्टिविटीज, तो वो एज इट इज यूज होती रहेंगी। फिर 60% ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस pertains डायरेक्टली टू मशीन। अब ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आया था, 60% डायरेक्टली टू मशीन्स आउट ऑफ द रिमेनिंग। अब रिमेनिंग जो 40% है उसका 30% फिक्स्ड है। अब आपने ये नहीं समझना कि 60 + 30 = 90, और इस तरह से नहीं, 60 फिर रिमेनिंग 40 का 30%, तो ये वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। फिर नेक्स्ट वन, अज्यूम दैट direct labor and labor supervisor required for one product cannot be utilized for another product within the, मतलब अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो सी को, तो इसके ऊपर यूज होने वाली लेबर और उसके सुपरवाइजर को टर्मिनेट ही करना पड़ेगा। तो जब टर्मिनेट करोगे तो आप उनको पेनल्टी पे करोगे, कंपनसेट करोगे आप उनको डी की प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। और ये था आपका टोटल क्वेश्चन। अब पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, इफ JAL कंटिन्यूज द प्रोडक्शन ऑफ सी। भाई अगर कंटिन्यू करता है, बात सुनिएगा, तो ये सारे का सारा इरेलीवेंट है, इसमें से कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि उसके जस्ट 3 मार्क्स हैं। सिर्फ उसमें हमने क्या देखना है, 60% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट, सॉरी मटेरियल कॉस्ट, 60% इंक्रीज इन मटेरियल, मुझे मटेरियल कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट इफ JAL continue the production of C, change in profit। हाँ जी। अब जब चेंज इन प्रॉफिट की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आ जाएगी, इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट कितना, 500 मल्टीप्लाइड बाय 60%। चेंज 160 नहीं ले लेना, सिर्फ जितना चेंज आ रहा है वो देखो, 60% इज इक्वल टू 300। अच्छा, ये हमारे पास इन मिलियन चल रही हैं अमाउंट्स, सारी अमाउंट्स इन मिलियन थी। ठीक है, फिर मिलियन ही लेके चलते हैं।
रुपीज इन मिलियन। अच्छा, इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट की वजह से जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा वो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट में इंक्रीज की वजह से प्रॉफिट 300 से डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई? फिर इस इंपैक्ट की वजह से हम इंक्रीज करेंगे इन सेल प्राइस, इंक्रीज इन सेल प्राइस। सेल प्राइस में इंक्रीज तो बेसिकली रेवेन्यू इंक्रीज, रेवेन्यू इंक्रीज तो प्रॉफिट इंक्रीज। लेकिन उसने नंबर ऑफ यूनिट्स को इंक्रीज करने की कोई बात नहीं की। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने, पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी, 4000। मतलब 4000 का 5% इंक्रीज हो जाएगा, 4000 का 5% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक और बात सुनो, ये आप लोग टोटल 300 पर चार्ज नहीं करोगे। 4000 का 5% या जो समझ लो जैसे 1200 मल्टीप्लाइड बाय 5% इज इक्वल टू 60 का इंक्रीज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप 40,000 यूनिट्स तो खुद यूज कर रहे हो, और जब आप खुद यूज कर रहे हो तो खुद से प्रॉफिट नहीं चार्ज किया था। खुद से हम लोग अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगे, अपने आप को डी को हम सेम 4000 पर ही देते रहेंगे। हमने देखना है एक्सटर्नल, कि जो एक्सटर्नल हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल कर रहे हैं उनका इंपैक्ट क्या आना है। तो रेवेन्यू में जो इंक्रीज आएगा वो एक्सटर्नल नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से होना है। अब देखें कि जब आप लोग अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को कंपनी खुद से यूटिलाइज करती थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी अदर इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट्स, तो आप लोग देखें क्या हम लोग कॉस्ट पे नहीं लेके जाते थे उसको? क्या था ना ऐसा? तो आप लोगों ने इसको सब के ऊपर अप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपने लेने हैं रिमेनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। और रिमेनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आप कैसे करोगे इसको? आप देखोगे 300,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 260,000 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा अब सिर्फ देखने इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू प्राइस नहीं देखनी, मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कितनी आ रही थी, 4000, 4000 का 5%। जो मेरे प्रॉफिट में इंक्रीज आना है ना फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर, वो कितना आएगा? ये जरा चेक करें जी, 52। ये अमाउंट इन रुपीज मिलियन लिखूं तो मेरे पास टोटल ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, 52 का इंक्रीज आएगा। बात क्लियर? तो बस इतना सा फर्क था। अगर मैं कंटिन्यू करता हूं, मुझे मटेरियल कॉस्ट ज्यादा पे करनी है और सेलिंग प्राइस को मैंने इंक्रीज कर देना है। सेलिंग प्राइस को मैं उस हिसाब से इंक्रीज नहीं कर पा रहा, मेरे मटेरियल कॉस्ट ज्यादा पे कर रहा हूं। तो बेसिकली यहां पर 248 मिलियन का डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, डिक्रीज इन, अगर मैं इसको कंटिन्यू करता हूं अब, तो पहले जितना भी मेरा प्रॉफिट था उसमें 248 का डिक्रीज आ जाएगा। पहले प्रॉफिट ही 50 का था, 248 का डिक्रीज, मतलब इसमें तो मुझे लॉस में लेके चले जाना है। ओके, लेकिन अभी मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता, इवन कि मैं लॉस में जा रहा हूं, लेकिन अभी मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे प्रोडक्शन ऑफ सी कंटिन्यू करनी है या डिसकंटिन्यू करनी है, जब तक कि मैं डिसकंटिन्यू के इफेक्ट्स को ना चेक कर। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा, इतना काम करने के ना आपको 3 मार्क्स मिल जाने हैं, और ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फिर आपने चले जाना है अपने सेकंड पार्ट पर।
जब आप लोग सेकंड पार्ट पे जाएंगे तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं, इफ JAL डिसकंटिन्यू, हाँ जी, डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ सी, तो चेंज इन प्रॉफिट हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन प्रॉफिट रुपीज इन मिलियन। हाँ जी, अब जरा वन बाय वन और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को देखना है, क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से एनालिसिस करना है। इसका सॉल्यूशन जहां पर अगर आप देखना चाहो, ये देखो, ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ जाएगा आई कैप के सॉल्यूशन के मुताबिक, कि इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये बात समझ आ गई। अच्छा, उसने ना इस वर्किंग को बड़ा कंफ्यूजिंग सा किया हुआ है, लेकिन नेट रिजल्ट देखो क्या आया है। क्या हमने भी 52 नहीं लिखा हुआ था, लेकिन सिंपली क्या, कि हम लोगों ने जो आउटसाइड सेल्स करनी है उनसे हमने रेवेन्यू इंक्रीज करवाना है। सिंपल सी बात है ना भाई। मतलब मैं अपने आप को चीजें सेल कर रहा हूं और मैं कहूंगी महंगी सेल करूंगा, क्या है ऐसा? नहीं, तो रेवेन्यू मेरा इंक्रीज कहां से होना है, मुझे प्रॉफिट कहां से आना है? तो आउटसाइडर्स के ऊपर अप्लाई कर दो। तो 260 और 4000 का 5% मैंने उन पे अप्लाई किया, मुझे वैल्यू मिल गई। जबकि इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो क्या कहते हैं, इंक्रीज इन सेल एक्सक्लूडिंग इंटरनल ट्रांसफर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दी बाय इंक्रीजिंग प्राइस बाय 5%, 60 मिलियन। और वो 60 मिलियन उन्होंने टोटल रेवेन्यू का 5% इंक्रीज कर दिया। टोटल रेवेन्यू का 5% इंक्रीज किया, विच इज इक्वल टू 60 मिलियन इंक्रीज आ जाएगा। अब बच्चों ने क्या किया था, उन्होंने 60 ही लिया था। बेसिकली अब 60 नहीं है, ये सोचने की बात थी कि अपने आप से प्रॉफिट या रेवेन्यू ज्यादा नहीं कर सकते, तो आपने आउटसाइडर्स के बारे में सिर्फ सोचना था। फिर देखो, फिर उन्होंने इस टोटल में से ना 160 मिलियन का 5% वो लेस कर दिया, जो कि 8 मिलियन बनता था। अब ये 160 कैसे आ रहा है, 160 40 × 40, 40,000 इंटू 4,000 सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने डी की प्रोडक्शन में यूज की है। तो वहां से रेवेन्यू कितना, 160। तो इस 160 का जो हमारे पास 5% है, हमने कहा है कि वो इसमें से निकाल दो। तो ये थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग थी, तो क्यों ना हम लोग सिंपली कर लें कि आउटसाइडर्स को जो सेल कर रहे हैं उसकी रेवेन्यू का 5% इंक्रीज हो रहा है। असल में बेनिफिट तो मुझे उसका होना है ना, तो वो एक्चुअल बेनिफिट है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट। तो आपने अगर इस सॉल्यूशन को देखना हो तो मेरे ख्याल से मेरे वाली वर्किंग ज्यादा इजी थी, तो आपने उसके मुताबिक सॉल्व कर लेना है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, क्लियर हो गई ये वाली बात। अच्छा, अब हम चलते हैं जरा डिसकंटिन्यू करने की तरफ। तो भाई सिंपल सी बात है, डिसकंटिन्यू करने के तमाम तर इफेक्ट्स देखो, वो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। मतलब वो इनफ्लो भी हो सकता है और वो आपका आउटफ्लो भी हो सकता है। सबसे पहली चीज, आप जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हो, अब वो रेवेन्यू नहीं अर्न करोगे, आपने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब इंक्रीज तो आप कर ही नहीं रहे ना। आप क्या करोगे कि जैसे ही डिसकंटिन्यू करोगे तो ये जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था, वो आपको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू नहीं मिलने वाला। ओके, तो आप लोग पहली चीज तो ये लिखो, और ये आपके देखो, जब आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एक नहीं मिल रहा, आपकी फेवर में जा रहा है या आपके लॉस में जा रहा है? लॉस में जा रहा है भाई। आपका रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। एक चीज तो ये आ गई। ऑलराइट, फिर लानी बात है, फिर इसके ऊपर मटेरियल भी नहीं लगेगा, ये आपके बेनिफिट में जा रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर 300 की ये लेबर भी नहीं चार्ज करनी पड़ेगी। ऑलराइट, तो देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके बेनिफिट्स में भी जाएंगी,
कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए एडवर्स इफेक्ट लेकर आएंगी। तो उन तमाम के इफेक्ट्स को आप लोगों ने देखना है। अब सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे, यहां पर अगर डिसकंटिन्यू करते हो तो आप लोग कहोगे लॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, लॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितने से, प्रॉफिट डिक्रीज। मेरी ये बात आपको समझ आ गई होगी, कोई डाउट? गुड। अच्छा, आप नेक्स्ट इम्पैक्ट थोड़ा सा खुद सोच सकते हो कि कौन कौन से आएंगे। मतलब दो तीन चीजें खुद से जरा ट्राई करना, क्या इसमें प्लस माइनस कर हो सकता है। जरा देखो मटेरियल, लेबर, कितनी कितनी अमाउंट्स वगैरह, जिस तरह से आपने नीचे एडजस्टमेंट देखी है। 2-3 मिनट जरा खुद से सोचो कौन सी चीज कितनी अमाउंट के साथ आनी चाहिए। हाँ जी। अब वन बाय वन यहां से लेके चलेंगे, मतलब क्वेश्चन में ना कंफ्यूज ना होना, इजीली। जैसे ही सेल्स आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, आपको सेल्स नहीं मिली, आपको ये मटेरियल कॉस्ट भी इनकर्ड नहीं करनी, तो लिखो ना यहाँ पे सेविंग। ये अब सेविंग हो जाएगी ना आपकी, सेविंग इन मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू। अच्छा, अब अब जो चीज यहां पर बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, जो कि आप इंशाल्लाह नहीं करोगे, वो क्या है कि जैसे ही आपने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, प्रोडक्ट भी तो डी तो बना रहे हो ना, तो उसके लिए अब सी कहां से आएगा, मार्केट से। जब मार्केट से आएगा और खुद बना रहे थे तो अपने आप को कितने में सेल करते थे, और अगर खुद नहीं बनाओगे और मार्केट से लोगे तो मार्केट से कितने में पड़ेगा, तो पर यूनिट 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं आपने, पर यूनिट 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं, और मार्केट से अब कितना मंगवाओगे, 40,000। ओके, तो कितनी एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करनी पड़ जाएगी, तो मटेरियल, जब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़नी है, मटेरियल कॉस्ट फॉर डी। अच्छा, ये कैसे लिखोगे, ये देखो इस तरह से, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,500 माइनस, ये यूं लिख लेना, अमाउंट कितनी आ गई, 20। हाँ जी, इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो। तो अगर आउटफ्लो है तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ आ गई सबको? अच्छा, अब नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर। भाई ये बात तो कंफर्म है कि ये 300 नहीं पे करना, डायरेक्ट है ना, तो सेविंग इन डायरेक्ट लेबर, सेविंग इन डायरेक्ट लेबर 300, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये इंपैक्ट नहीं है, अब आपने यहां पे करनी थी थोड़ी सी कैलकुलेशन, कि अगर आप डायरेक्ट लेबर यूज नहीं कर रहे तो आप उनको टर्मिनेट करोगे, और अगर आप उनको टर्मिनेट करोगे तो आप उनको 50,000 रुपीज पर लेबर पे करोगे। अब पहले तो ये देखो ना कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेबर्स कितनी है। अब टोटल नंबर ऑफ लेबर्स कैसे आएंगी, उसके लिए आप करते हैं कैलकुलेशन। वर्किंग वन, नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब ये जरा देखो, आपने उसको पे कितना किया, आपने उनको पे कितना किया, 300
million, 300 million at the rate of 250 per hour, ऐसे ही है ना? ये at the rate of 250 per hour, तो टोटल कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए पे किया, ये जरा कैलकुलेट करो। 250 पर आवर टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 250 पर आवर, तो टोटल कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए पे किया? 1.2 मिलियन आवर्स के लिए आपने पेमेंट की। एक वर्कर पर मंथ कितने आवर्स काम कर रहा है? 200। लेकिन ये हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये तो एनुअल बेसिस के ऊपर है, फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो मतलब ये तो पूरे एक साल के लिए है। तो पर मंथ कितने होंगे? डिवाइडेड बाय 12, ये पर मंथ आ जाएंगे, एंड मल्टीप्लाइड बाय, मतलब बेसिकली 1.2 डिवाइडेड बाय, अब एक वर्कर कितनी देर काम करता है? 200 आवर्स। मेरी बात समझ आ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर, टोटल कितने वर्कर्स हैं आपके पास? 500 वर्कर्स हैं आपके पास। क्या आपको मेरी ये कैलकुलेशन समझ आ गई है? अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखिए भाई, यहां से अब मुझे जाकर इनको टर्मिनेशन बेनिफिट या टर्मिनेशन कॉस्ट कितनी? 500 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 पर वर्कर, तो ये टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी? मैं पे करूंगा तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी? क्लियर हो गई बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था डायरेक्ट लेबर के हवाले से, नंबर ऑफ वर्कर खुद से डिटरमिन करना। तो और पहले देखे, और एनुअल बेसिस पर थे, जबकि नंबर ऑफ वर्कर्स 200 और पर मंथ आ रहे थे। फिर टोटल को मंथ्स में कन्वर्ट करके फिर नंबर ऑफ वर्कर्स हम लोगों ने डिटरमिन की है। एनी प्रॉब्लम? चले, अब जैसे ही हम यहां से पहुंचे तो मटेरियल और लेबर मतलब प्राइम कॉस्ट के साथ तो डील हो गया। फिर आएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या कहता है? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर के बारे में उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, पढ़ेंगे पॉइंट 3। कहते हैं 80% जो इनडायरेक्ट लेबर का 80% है ना, वो है सुपरवाइजर की सैलरी। अब जब प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा तो क्या मैं सुपरवाइजर को सैलरी पे करूंगा? नहीं पे करना। अच्छा, रिमेनिंग 20% का क्या करना है? तो वो तो मेरे डिसीजन मेकिंग का पार्ट ही नहीं है। सिंपली आप लोगों ने जाना है सेविंग इन इनडायरेक्ट लेबर। अब देखिए, जो छोटी छोटी कैलकुलेशन हो वो आपने साथ साथ लिख देनी है। 40 का इज इक्वल टू, ये बेनिफिट है, ये आपको पे नहीं करना तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन ये सुपरवाइजर्स की सैलरी है, तो टर्मिनेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सुपरवाइजर, हाँ जी, और वो कितनी? अब देखें टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर कितने थे? 10 के लिए एक सुपरवाइजर, तो टोटल कितने सुपरवाइजर थे हमारे पास? 50 मल्टीप्लाइड बाय 100,000, तो कितनी अमाउंट पे करूंगा?
ये लेस कर दो। बात समझ आ गई होगी सब बच्चों को। आई थिंक कॉन्सेप्ट भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है, रेलिवेंट कॉस्टिंग का भी, साथ में जरा डिसीजन मेकिंग वगैरह का भी। अब जो रिमेनिंग पार्ट है इनडायरेक्ट लेबर का, वो हम लोग स्किप, क्योंकि वो फिक्स्ड। क्लियर हो गई। अब जैसे यहाँ पे पहुंचे तो हम लोग यहां तक डील कर चुके हैं। अच्छा, मुश्किल भी यहीं तक थी, इसके बाद मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखो सिंपल था, फ्यूल एंड पावर की बात की, टोटल कितना। अब देखो डी के बारे में तो हमने कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे पास एज इट इज चल रही है। फिर देखो, वैसे मेरे पास फ्यूल एंड पावर है 50, लेकिन फ्यूल एंड पावर के बारे में उसने क्या कहा था कि इसका जो 90% है वेरिएबल है, और रिमेनिंग 10% वो कहते हैं वो हमने यूज करना है, वो फिक्स्ड है। तो सिंपली जाएंगे फ्यूल एंड पावर। टोटल कितना? 50। 50 का 90% हम लोगों ने लेना है। ये अब सेव हो जाएगा कितना? ये बस इतना लिख लो। फिर नेक्स्ट वन इज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टोटल 20 का हुआ, लेकिन अब इससे रैली में देखो 60। अब यहां पे देखो, रिपेयर एंड, हाँ जी, इसके लिए अगर देखें टोटल कितने का, 20 का, ये तो डायरेक्टली रिलेट करता है, ये तो सेव हो जाएगा। साथ में अब अगर हम लोग देखें रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का, 20 के 40%, रिमेनिंग 40% है ना। अच्छा, उस 40% में से भी 30% फिक्स्ड है, तो रिमेनिंग 40 का 70% वेरिएबल है। ओके, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दो मर्तबा आ जाएगा, अदर वेरिएबल रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिख लेना। जो बाकी बच जाएगा वो कितना भला? 5.6। अब देखे ना, 12 उधर चला गया, बाकी रह गया 8। अब मैंने 8 के बारे में वर्किंग करनी थी। उसने कहा है कि उस 8 का जो 30% है वो फिक्स है। 8 का 30% 2.4, वो फिक्स है। अब बाकी 5.6 के लिए खामोश है, तो मतलब वो वेरिएबल होगा। और अगर वेरिएबल है, डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, वो मैंने जाके वो भी रिकॉर्ड कर दिया। ओके हो गई बात। नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, अगला एक्सपेंस हमारा कौन सा आया है? अदर फिक्स्ड ओवरहेड 25% फिक्स्ड, तो मतलब 75% वेरिएबल, तो 60 का 75%। और इसके बारे में अब कोई और बात नहीं की गई, सिंपली अदर एफवेट फैक्ट्री ओवरहेड कितने? 60, और 60 का हम लेंगे 75%, जो वेरिएबल पोर्शन है, इज इक्वल टू, सेव हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, तो ये तो वैसे ही चलेंगे, ये हमारे डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं बनेंगे। तो यहां से हम जाकर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चेंज इन प्रॉफिट, ओवरऑल चेंज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब ये फिर आप मुझे बताओगे कैलकुलेट करके जरा। वैल्यू इज 310.4, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो मतलब अगर मैं डिसकंटिन्यू करता हूं तो 310.4 मिलियन का
डिक्रीज इन प्रॉफिट, और अगर कंटिन्यू करता हूं तो 248 मिलियन का डिक्रीज इन प्रॉफिट। तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या डिसकंटिन्यू करना चाहिए? कंटिन्यू। उसने आपसे ये बात नहीं पूछी। उसने सिंपली उसने ये नहीं कहा था कि मुझे एडवाइस करो कि मैं कंटिन्यू करूं या डिसकंटिन्यू। क्वेश्चन को गौर से देखना। उसने आपसे डिसीजन नहीं मांगा। उसने कहा है दोनों सिचुएशन में मुझे चेंज इन प्रॉफिट बता दो। आपने सिंपली उसको चेंज इन प्रॉफिट बता देना है। बात क्लियर हो गई? और वैसे डिसीजन मांगता तो है तो दोनों में ही लॉस। लॉस तो अब उसको बर्दाश्त करना है। तो लॉस में से कौन सा लॉस बर्दाश्त करेगा? कम वाला। तो हम उसे कहेंगे भाई कंटिन्यू। क्लियर हो गई बात? जी। अब अगर हम इसके, आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है डिसीजन मेकिंग से रेलिवेंट, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब आप इसमें से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हो। अब ये 12 मार्क्स का था। तो आप लोग देखें यहां पर अप्रोक्सीमेट कोई एडजस्टमेंट्स भी इतनी ही आ रही हैं हमारे पास। मतलब हर एडजस्टमेंट का एक एक नंबर कंसीडर कर लें। तो देखें अगर इनके हिसाब सारी नहीं, इसने कभी भी आपको इस बात पे मार्क्स नहीं देने कि आपने 3 10.4 जिसका मैच हो गया, 12 जिसका नहीं हुआ उसके 0, ऐसा नहीं है। उसने हमेशा क्या करना है, यहां पर आकर उसने ये चीजें इस तरह से चेक करनी है कि आपने कौन सी वैल्यूज कैसे रिकॉर्ड की, उसके मुताबिक उसने आपको मार्क्स दे देने हैं। इन्होंने अपना जो सजेस्टेड सॉल्यूशन दिया है वो कुछ इस तरह से है कि ये तो आपके साथ मैंने डिस्कस बी पार्ट। उन्हें बी पार्ट में ना सिंगल दो चीजें लिखी कि सेल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी एज पर बजट का लॉस है, साथ में उसने वेरिएबल एक्सपेंसेस टू बी सेव्ड, मतलब बाकी सारी कॉस्ट में कितना सेव कर सकते थे वो ओवरऑल उसने बता दिया। और इसको वर्किंग, मैंने वर्किंग नहीं बनाई, मैंने सेल्स के साथ ही इस सारे की ये एडजस्टमेंट करता गया। ये सारी वही चीजें हैं जो हम लोगों ने प्लस माइनस की हुई है। बात क्लियर हो गई? और एंड रिजल्ट अगर आप लोग चेक करें तो हमारे पास यही है। उसने अमाउंट इन रुपीज 1000 ली हुई है, हमने मिलियन, तो 310.4 इन मिलियन। एनी प्रॉब्लम? आई होप के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्प्रिंग 25 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रिंग 25। The requirements are: prepare a revised schedule for Feb 2025. Record necessary journal entries for note 1 to 5 and the total marks are 18. अब देखिए क्या, एक तो रिवाइज स्केड्यूल बनाना है फॉर द मंथ ऑफ फेब। दूसरा जो जर्नल एंट्रीज उसने बताई है ना 1 से लेकर 5 तक, ये जो एडजस्टमेंट्स आ रही हैं इन तमाम एडजस्टमेंट्स की मैंने जर्नल एंट्रीज भी बतानी है। अच्छा 1 to 5, ये ना 1 and 5 नहीं है ये, मतलब सारी की सारी। क्वेश्चन है क्या, क्या कहते हैं? कहते हैं HCL uses a single raw material for its manufacturing operations. It follows perpetual इन्वेंट्री सिस्टम। तो देखिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर, वहां से अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 आपके सिलेबस का, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, वहां से अगर आप लोगों को 18 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाए, और ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन वो चैप्टर है जो आप लोगों ने इंट्रो टू अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है, IAS 2 इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। अब आपने क्या करना है इसमें, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम for recording and applies the weighted average method for valuing its raw materials। तो वेटेड एवरेज मेथड मतलब 5-4 नहीं है हमारे पास, परपेचुअल है। इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनेगा और वही तो हम लोगों ने बना कर देना है उसको, लेकिन रिवाइज्ड। इट मींस दैट उसने खुद से बना कर दिया है हमें, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ एरर्स होंगे फिर। अब देखें, फॉलोइंग इज अ schedule ऑफ परचेजेस एंड कंजम्पशन ऑफ फॉर द मंथ ऑफ, उसने अपनी तरफ से बना के दे दी है। उसने बताया ओपनिंग है, शिपमेंट रिसीव्ड हुई है, इश्यूएंस टू कंजम्पशन वगैरह वगैरह, और उसके मुताबिक क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई 7000 की।
ये उसकी वैल्यू है और एवरेज रेट है 1750 का। ऑल राइट, फिर क्या हुआ, हर ओपनिंग के साथ कोई एडजस्टमेंट नोट नंबर नहीं है, मतलब ओपनिंग हमारा ठीक है। नोट वन, शिपमेंट रिसीव्ड, कहते हैं नोट वन को पढ़ो। इशूड फॉर कंजम्पशन, नोट टू को पढ़ेंगे। शिपमेंट रिसीव्ड, कहते हैं नोट थ्री को पढ़ो। मतलब ये जितनी भी वैल्यूज उसने लिखी है ना, उससे रेलिवेंट कहीं ना कोई इशू है, तो उसके लिए उसने हमें गाइड किया है कि आप लोगों ने इस चीज को जाकर देखना है। अब हमने क्या किया, हमने नोट वन देखा, शिपमेंट रिसीव्ड हमने कितना रिकॉर्ड किया, 24,000, टोटल वैल्यू कितनी। आपको पता है वेटेड एवरेज जब हम लोग फाइंड करने लगते हैं तो वैल्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स तो वेटेड एवरेज आती है। तो ऐसा नहीं है 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 1725 इज इक्वल टू दिस, नहीं। बेसिक वैल्यू तो सेम आ जानी है, लेकिन क्या, वैल्यू जो टोटल इनवॉइस प्राइस हमारे पास होगी उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो एवरेज रेट आ गया हमारे पास। मेरी बात समझ आ गई होगी सबको। फिर क्या हुआ, फर्स्ट में क्या हुआ, कहते इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ऑफ रुपीज 91,000। तो आपको पता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इज द पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इंश्योरेंस एनुअल है तो एक्सपेंस आउट, पीरियोडिक कॉस्ट। लेकिन अगर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है तो हमने कहा था कि इन्वेंट्री एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनती है। अब चाहे वो नॉन करंट एसिड से रेलिवेंट हो चाहे वो करंट से रेलिवेंट हो। मेरी बात समझ आई है। फिर क्या करना है, वैसे कहते हैं वॉज इनकर्ड ऑन शिपमेंट रिसीव्ड ऑन 6 Feb 2025, मतलब इसकी बात कर रहा है, ये शिपमेंट रिसीव की, कहते हैं इस पर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी थी, विच वॉज इनकरेक्टली डेबिटेड टू। हालांकि डेबिट किसको होनी चाहिए थी, रॉ मटेरियल अकाउंट को, जबकि डेबिट किसको हो गई, तो ये तो गलती हो गई। अब इसकी एंट्री भी तो हमने रिकॉर्ड करनी है। एक तो हमने स्केड्यूल बना के देना है, दूसरा एंट्री भी रिकॉर्ड करनी है। अब जब इन एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, रॉन्गली डेबिट ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे FAR 1 के अंदर करेक्शन ऑफ एरर्स, तो उसके लिए भी बात हो रही है यहां पर। तो अब यहां पे देखो, तो डेबिट किया फैक्ट्री ओवरहेड को बाय मिस्टेक, तो क्या करूं, क्रेडिट कर दूं, माफी मांगूंगा भाई गलती हो गई, आ जाओ क्रेडिट हो जाओ। कितनी अमाउंट से, जितने से डेबिट हुआ, 91,000। अब ये क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट होते होते इसने पूछा भाई वैसे इसने जाना कहां पे था, तो हमने कहा भाई रॉ मटेरियल में जाना था, तो रॉ मटेरियल को डेबिट कर देंगे। ये हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी 91,800 के साथ। अच्छा, फिर इट मींस दैट कि ये वैल्यू गलत है। अब अगर ये वैल्यू गलत है तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए भैया हम लोगों ने इन्वेंट्री स्केड्यूल उसको बना के देना था। अब वो इन्वेंट्री स्केड्यूल कैसे हमारे पास बनेगा, बिल्कुल एज इट इज। आप लोगों ने वैसे तो हम लोग, आपको याद है कि 3 मेन कॉलम्स, हर कॉलम के सब कॉलम्स, आप ऐसा ना करो, आप एक ही बैलेंस को कॉलम बनाओ जैसे इसने किया हुआ है, एक ही कॉलम, उस एक ही वेटेड एवरेज अगर आपके पास है तो आप ऐसा कर लो, क्या चीज, एक ही कॉलम बनाओ, उसमें क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, मतलब आप लोगों ने कुछ इस तरह से करने हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। 2 पार्ट थे ना इसके। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बताना था उसको, स्केड्यूल फॉर फेयर, रिवाइज स्केड्यूल ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ जी। अब यहां पर हम लोगों ने अमाउंट्स को जरा देख लेते हैं, तो हम लोग कंप्लीट अमाउंट्स ले रहे हैं, तो हमें किसी किस्म की राउंडिंग ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 कॉलम्स बनाने हैं राइट हैंड साइड पे, जरा लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग वगैरह और चीजें जरा डिस्क्राइब करने के लिए स्पेस होनी चाहिए हमारे पास। जहां पर हमारे पास आ जाएगी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, अमाउंट इन रुपीस। जी,
यहां पर डेट वगैरह मेंशन करते जाना। अब जैसे फर्स्ट डेट हमारे पास आ रही है 1 फैब ईयर 2025, तो यहां पर आ गया एक कॉलम डेट, डिस्क्रिप्शन, बैलेंस ब्रॉट डाउन which is equal to I think 6,000, Yes, sir. value 9.6 million, एंड रेट हो गया फिर इसका 1600। जैसे उसने बताया था ऐसे ही, ये ठीक है, ये चीज यहीं से ही लिख ली हमने। ओके, फिर हम लोग आएंगे 6 फैब 25, 6 फैब 25, शिपमेंट रिसीव्ड। अच्छा, क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं है, 24,000 बिल्कुल ठीक है, ये 24,000 ही लिखोगे, लेकिन वैल्यू में फर्क है। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू में ये जो वैल्यू गिवन है 41,400,000 प्लस 91,800, तो वैल्यू हो जाएगी 4,9,1,800, 4,1,4,9,1,800। इसको डिवाइडेड बाय 24,000, ये वेटेड एवरेज इस रेट इस तरह से आएगा। 0.8 कर लेते हैं या 1729 कर लें, 1728.8, अदरवाइज राउंडिंग ऑफ का अच्छा खासा डिफरेंस आ जाना है। ओके, अच्छा जैसे ही आप ये एक काम कर लो, क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट एक तो है इशूड फॉर कंजम्पशन, ठीक है, यहां से ना आप अपने पास बैलेंस फाइंड कर लिया करें। बताओ, आप कोशिश करें कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आप बैलेंस कैलकुलेट कर लें। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एट द रेट ऑफ, नहीं बता सकते अभी, जब तक के अमाउंट्स को एड अप ना कर लें। तो अब जब अमाउंट्स को एड अप किया, 510,91,800, इसको डिवाइडेड बाय 30,000, 1703, ये मेरे पास वैल्यू आ। आई होप कि यहां तक की सारी कैलकुलेशन आप सब बच्चों को क्लियर है। साथ में उसने, अब देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई, उसके साथ में कहा था जर्नल एंट्रीज भी बतानी है, तो आपके पास सेकंड पेज जिस पर आपने जर्नल एंट्री लिखनी है, तो वो जर्नल एंट्री पहले क्या बन रही है, रॉ मटेरियल, अब एक ही रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट बाय 91,800, ये आपके पास जर्नल एंट्री बन जाएगी। इसका बी पार्ट जर्नल एंट्री, फर्स्ट पॉइंट, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट 91,800,
अच्छा, क्यों? अब इसकी ना आपने डिस्क्रिप्शन जरूर बतानी है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था। तो आपने इसकी जो नरेशन है ना वो लिखनी है। क्या नरेशन क्या है? इंश्योरेंस इज इन ट्रांजिट रॉन्गली डेबिटेड टू एफओएच, यही था ना? तो उसको हम लोग ने ठीक कर दिया। क्लियर? तो आपने इसके साथ इसकी नरेशन वगैरह बता देनी है। आपको जर्नल एंट्री समझ आ गई होगी या? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट चार्ज टू मटेरियल टू मटेरियल। हाँ जी, अब ये बात सही हो गई। फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट। किसी को डाउट? अब पांच मेरे पास बेसिकली एडजस्टमेंट थी, और जर्नल एंट्री के मार्क्स मेरे पास कितने हैं? 7। तो मतलब हर एडजस्टमेंट के लिए एक एक नंबर तो दे रहे हैं। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा इशूड फॉर कंजम्पशन, इशुएंस कब? 12 फैब। कितनी? 22,000। और ये आ गई। अब देखें, ये जो रेट आपके पास इस तरह से आ गया, इशूड फॉर कंजम्पशन, तो इन्होंने तो इसकी एवरेज ली होगी ना? ये आता है एवरेज रेट के मुताबिक, जिस पर मेरा बैलेंस मौजूद हो। मतलब जब हम इश्यू करते हैं तो हमारा एवरेज रेट चेंज नहीं होता। अच्छा, हुआ क्या? अब देखो, ऑन 12 फैब, मतलब अब इसकी बात करने जा रहे हैं। कहते हैं, अब जरा बात गौर से सुन लेना, फिर एडजस्टमेंट करते हैं। कहते हैं 1,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल इशूड फॉर कंजम्पशन एक्सीडेड द रिक्वायरमेंट। मतलब रिक्वायरमेंट थी 21 की, हमने इशू कर दिया 22, ये 1,000 से एक्सीड कर दिया। तो फिर क्या हुआ? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिटर्न दिस एक्सेस क्वांटिटी टू द वेयर हाउस ऑन द सेम। मतलब फिर तो मैंने इश्यूएंस गलत लिखी हुई है। जैसे ही हमने 22 सेंड किए, उन्होंने 1,000 वापसी भिजवा दिया। भाई इतना नहीं चाहिए, बस 21,000 चाहिए, जबकि हमने अपने पास रिकॉर्ड कब कितना किया हुआ है। तो मतलब ये गलत रिकॉर्ड है। ओके, होगी बात? अच्छा, फिर क्या होगा? कहते हैं दिस रिटर्न क्वांटिटी वाज सब्सिक्वेंटली री इशूड ऑन 24 Feb 2025। अब जब दोबारा से इश्यूएंस की जरूरत पड़ी, तो उस दिन जिस 1,000 की जरूरत थी, ओके, ये जो रिटर्न क्वांटिटी है, ये हम लोगों ने वापसी भिजवा दी। कब? 24 Feb 2025। इन एडिशन टू दिस, मतलब ये तो भेजे, लेकिन इसके साथ 1,000 वो रिटर्न वाली क्वांटिटी भी भिजवा दी। तो भाई जब भिजवा 24 को रहे हो, तो ऐड भी तो इधर होनी चाहिए। क्या ख्याल है? ये देखो सामने क्या लिखा हुआ है, टू। मतलब टू एडजस्टमेंट का इन दोनों के साथ ताल्लुक है। इसमें से 1,000 लेस कर देना है, क्योंकि इशू हुआ ही जस्ट 21,000 है। आपने ओवरस्टेट किया हुआ है, और यहां इशू किया है 26,500, जबकि रिकॉर्ड किया है 25,500। ओके, हो गई बात? तो रेट्स का डिफरेंस आएगा। फिर क्या हुआ? No adjustment was made for subsequent issuance of these 1,000 kilograms, as no entry was made on the return of these। क्या मतलब? ये जो रिटर्न हुआ हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो जब इधर वापसी भेजने लगे थे तो यहां से हमने लेस करके लिख दिया, तो हमने उसकी एडजस्टमेंट कर दी। तो अब जाके इसको रिकॉर्ड करते हैं। इश्यूएंस को रिकॉर्ड करेंगे 12 फैब। 12 Feb 2025 इश्यूएंस। और इश्यूएंस कितनी हुई? 1,000 की। रेट सेम अप्लाई होगा, और जब अप्लाई करो तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 3,5,7,6,4,2,6,0। बुक में से तो देख के नहीं बताई ना, ये गलत है ये वाली अमाउंट।
तो आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। अब वैल्यू क्या बच गई, अब ये भी माइनस हो जाएगी इसमें से। हाँ जी, 9,000 बैलेंस। अच्छा, यहां से ये माइनस किया 3,275,40 और रेट में कोई चेंज नहीं होता इश्यूएंस या सेल के टाइम पर, सेम रेट अप्लाई हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब अगर यहां पे देखें भाई, एंट्री बतानी है, मेरी बात सुनिएगा। एंट्री क्या बतानी है, बात सुनो। जब मैं इशूड फॉर प्रोडक्शन करता हूं रॉ मटेरियल, मैं एंट्री क्या रिकॉर्ड करता हूं? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट करेक्ट। मैंने को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया हुआ है? 0.4। जबकि होना किस अमाउंट पे चाहिए था, मतलब ज्यादा अमाउंट पर जाना चाहिए था। दोनों का डिफरेंस, ये अमाउंट लिखो अपने कैलकुलेटर पे, 35, ये किस ज्यादा है ना, 35764260, वो 34, अच्छा सॉरी, ये ज्यादा है, 3,740,000 लेस 35764260। अब आपको ऐसा नहीं है जैसे वर्क इन प्रोसेस को ज्यादा चार्ज कर दिया, तो रिवर्सल डाल दो, यहां पर जाओ, सेकंड एडजस्टमेंट, एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे, रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, ये देखो, 3,74,000 माइनस, ये जो वैल्यू अभी हम लोगों ने ऊपर लिखी थी वो क्या थी, 3,5,7,6,4,2,6,0। तो वैल्यू क्या आ गई, 16,35,7,4,0। हाँ जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ रिटर्न ऑफ मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन। तो उसकी जर्नल एंट्री यही होती है, वर्क इन रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट एंड वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री रिकॉर्ड हो गई जी। क्लियर होगी बात? अच्छा, कितना मजेदार सा क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट वन इज, नहीं है मजेदार? 18 फैब को, अब देखिए ये वाली जो चीज है 24 फैब, ये अभी नहीं रिकॉर्ड कर सकता जब तक कि इसकी बारी ना आ जाए। 18 फैब को भाई शिपमेंट रिसीव की 25,000 की, लेकिन कहते हैं थर्ड पॉइंट पढ़ लो। थर्ड पॉइंट की तरफ गए, कहते हैं 18 फैब को 2,000 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ पे टोटल कितना था, 25,000, कहते हैं वर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट। क्या हुआ, however the recording in the inventory system was made based on the supply, जो सप्लायर ने हमें इनवाइस थी हमने उसके मुताबिक ये रिकॉर्ड, मतलब सप्लायर की इनवाइस इस अमाउंट की थी, हमने वो रिकॉर्ड कर दी, वो तो मेरे पास 25,000 यूनिट्स की होगी। फिर कहते हैं विच लिस्टेड द फुल क्वांटिटी, लाजिम बात है, अब सप्लायर को क्या पता कि इन ट्रांजिट खत्म होने वाली हैं चीजें। कहते हैं SCL रिसीव्ड रुपीज फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ट्रांजिट लॉस। अब रिसीव की तो ये तो बैंक को डेबिट हो जाना चाहिए, ओके। फिर विच वाज क्रेडिटेड टू अदर इनकम,
अब क्रेडिट टू अदर इनकम थोड़ी ना चाहेगी ये। क्रेडिट टू अदर इनकम नेट ऑफ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कॉस्ट ऑफ रुपीज 150,000। अब वो क्या कहता है कि जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है 150,000, उससे हम लोगों ने अदर इनकम को क्रेडिट कर दिया। नो फर्दर एडजस्टमेंट वर मेड इन records टू अकाउंट फॉर दिस शॉर्टफॉल। अच्छा, अब दूसरी चीज, ये जो वैल्यू है, पहली बात, ये जो वैल्यू है ये इनवॉइस वैल्यू है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी थी, तो इसमें इंश्योरेंस इन ट्रांजिट शामिल होनी चाहिए। ये बात समझ आई है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 25,000 यूनिट, इसमें से 2,000 यूनिट तो हमारे जाए हो गए। बेसिकली हम लोगों ने रिसीव कितने यूनिट्स किए? और जो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमें जाके मिला, वो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमें कितनी अमाउंट का जाके मिला, तो ये तो हमारे पास अलग से जाके रिकॉर्ड होना चाहिए था। ऐसे ही है ना? अब हमने करनी है थोड़ी सी कैलकुलेशन। वो कैलकुलेशन क्या, कि ये जो अमाउंट है हम इसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये अमाउंट है 25,000 यूनिट्स की। आप देखो 23,000 यूनिट की अमाउंट कितनी बनेगी कब के लिए? 18 फैब 25, शिपमेंट रिसीव्ड 23, ये आ जाएगा 23। ये तो आपको इजीली समझ आ गई ना, रिसीव किया है तो ऐड होगी। बात आ रही है कि ये वैल्यू कितनी जाके रिकॉर्ड करें। अच्छा, नहीं नहीं, ये नहीं रिकॉर्ड करनी, अभी सब्र करो, और भी चीजें आएंगी। इसके लिए चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ जरा। ये समझ लो, ये इसकी मैं वर्किंग करने लगा। कैलकुलेशन, शिपमेंट रिसीव्ड ऑन 18 Feb 25, क्वांटिटी is equal to 25,000 less 2,000 lost। ये यहां से इंडिकेशन दे देंगे ना कि ये जो लॉस्ट हो गए वो, तो रिमेनिंग 23,000, ये 23,000 का रेफरेंस चला गया। साथ में अब कॉस्ट की बात करते हैं। जब कॉस्ट की बात करने लगे, इनवॉइस वैल्यू, वैसे इसको तो हम यूं भी कर सकते थे ना, कि जैसे उसने यहां पर एवरेज वैल्यू ली हुई है, तो पर यूनिट 1766 है, तो 23,000 मल्टीप्लाइड बाय 1766। ओके। अदरवाइज ये टोटल वैल्यू 44.15 मिलियन, 44.15 मिलियन डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 23,000। तो 23,000 की इनवाइस वैल्यू क्या होगी? 4061। ये बात समझ आ गई? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। हाँ जी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कैसे? 150,000 की इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है फॉर 25,000 यूनिट्स। मेरे पास कितने हैं? तो 23,000 यूनिट्स की इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कितनी होगी? हाँ जी, करें कैलकुलेट।
138,000। तो इन दोनों को कर लो ऐड, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या बन गई? 40756,000। ये है कॉस्ट ऑफ 23,000 यूनिट्स। ये बात समझ आ गई? 40756 डिवाइडेड बाय 23,000, 1772 एग्जैक्ट। अच्छा जी, यहां से देखो बैलेंस विच इज इक्वल टू 32,000। वैल्यू दोनों ऐड करो, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल क्या बन गया? हाँ हाँ, 83540 डिवाइडेड बाय 32,000, 1752.6। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। आ गई है? अच्छा, अब जरा जर्नल एंट्री देखते हैं। कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट। देखते हैं जर्नल एंट्री। एक चीज, मैंने मटेरियल अकाउंट में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड की हुई, जबकि रिकॉर्ड होनी कितनी चाहिए थी? तो मतलब मैंने मटेरियल को ओवरस्टेट किया हुआ है। कितनी अमाउंट से जरा डिफरेंस देखना। 44150,000, 44150,000, और यहां से ये वाली अमाउंट आपने माइनस की, तो रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। ये तो समझ आ रही है ना कि क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? मैंने ज्यादा अमाउंट से लिखा हुआ था। कितना? 94,000, 3394,000 रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, फिर क्या होगा? एक चीज ये आ गई। फिर कहते हैं ये जो रिसीव की है इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ट्रांजिट लॉस, ये आपने अमाउंट रिसीव कर ली। अब क्या करना है हम लोगों ने? विच वॉज क्रेडिटेड टू अदर इनकम। तो अदर इनकम में क्रेडिट थोड़ा ही होना है। इसको जब रिवर्स डालेंगे तो अदर इनकम को डेबिट कर देंगे। अब यहां पे इंश्योरेंस नहीं लिखोगे, ये क्रेडिट हो चुकी थी। अब इधर आ जाएगा हमारे पास अदर इनकम। अच्छा, 3350,000। ऑलराइट, इतनी अमाउंट से अदर इनकम को क्रेडिट कर दिया। और फिर ये जो अमाउंट हमने क्रेडिट की है ना, ये बेसिकली नेट ऑफ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कॉस्ट है। नेट ऑफ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कॉस्ट है, और वो कितनी थी? 150,000। अब इंश्योरेंस इन ट्रांजिट को देखो, इसकी वैल्यू को जाके रिकॉर्ड करेंगे, तो मतलब इंश्योरेंस हमें इतनी अमाउंट की नहीं मिली, इंश्योरेंस हमें ज्यादा अमाउंट की मिली है। तो 150,000 अभी इसमें ऐड भी तो होना चाहिए। ये कम रिकॉर्ड की हुई थी ना, नेट ऑफ कर दी थी। तो ये हमने आके रिकॉर्ड कर दी इंश्योर, क्योंकि पहले रिकॉर्ड नहीं की हुई थी इसको। अब हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब दोनों का जरा डिफरेंस देखें। दोनों का डिफरेंस कौन सी साइड पर?
अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये है कि 150,000 तो इन टोटल थी, जबकि इसमें से 23,000 यूनिट्स की इंश्योरेंस तो हम इसमें कर चुके हैं, हम लोगों ने रिकॉर्ड कर नहीं ली, और हम लोगों ने डिफरेंस भी उसी का जाके ले लिया था। तो फिर ये वाली अमाउंट गलत है। फिर हमें जो चीज रिकॉर्ड करनी चाहिए वो या तो इसका जस्ट वो 2,000 का इफेक्ट डालो, जो 2,000 लॉस्ट हुआ है सिर्फ उसकी इंश्योरेंस, क्योंकि 23,000 की इंश्योरेंस तो इसमें शामिल हो चुकी है ना, सिर्फ 2,000 की इंश्योरेंस यहाँ पे डालते हैं। या अगर जर्नल एंट्री बनानी, अदर इनकम क्रेडिट हुई, वो तो हमने डेबिट कर दी। अब मजीद अगर इंपैक्ट हमने डालना है, हम इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बेसिकली किसका पार्ट बनाने जा रहे हैं? रॉ मटेरियल का ना, इंश्योरेंस का अलग से अकाउंट तो नहीं बनता ना। रॉ मटेरियल हमने कहा कि भाई इसको रॉ मटेरियल का पार्ट बनना चाहिए, और रॉ मटेरियल अकाउंट जो क्रेडिट है वो हम लोग करेंगे कि आप देखो कि उसने 25,000 यूनिट रिकॉर्ड किए हुए थे, रिकॉर्ड कितने करने चाहिए थे, उसने कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड किए हुए हैं? तो ऐसा नहीं है जैसे 2,000 ही जस्ट उसने ओवरस्टेट किया है। मेरी बात समझ आई है? तो 2,000 ओवरस्टेट किया तो 2,000 की कॉस्ट कितनी बनेगी? 3532। ये वैल्यू यूं आ जाएगी कि इसको क्रेडिट किया 3, ये वर्किंग जब शो करोगे तो वर्किंग शो करनी है आपने 2,000, जितने यूनिट उसने ओवरस्टेट किए हुए हैं एट द रेट ऑफ 1,766, तो रॉ मटेरियल को हमने क्रेडिट किया 3532,000। ये हमने रॉ मटेरियल को कम कर दिया कि भाई 23,000 रुपए के ऊपर आ जाओ। बात समझ आई है? बात समझ आई है? अदर इनकम क्रेडिट की थी हम लोगों ने, जितनी अमाउंट से क्रेडिट की हमने अदर इनकम को उतनी अमाउंट से डेबिट कर दिया। अब आ गया इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमारे पास जाएगा हमारी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसका पार्ट बनता है, तो रॉ मटेरियल को हम लोगों ने डेबिट कर दिया। अब इसका जरा डिफरेंस देखो, हमारे पास इसका डिफरेंस कितना आ रहा है जी? 32,000। तो ये जो थर्ड इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस की वैल्यू आ रही है 32,000, वो चला जाना चाहिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर। अब ये जो रॉ मटेरियल डेबिट हम लोगों ने टोटल कर दिया 150,000 के साथ, लेकिन जो लॉस हुआ है हमारे पास 2,000 यूनिट्स का, उसमें भी तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट होगी। तो आप इतने ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, ये आप देखें कि आपके पास मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है। 1772, 2,000 यूनिट्स ओवरस्टेटेड थे, तो 2,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1772, 3544। 1772 3532 सॉरी क्या वैल्यू आ रही है? 3544। अच्छा, अब जब इसको आपने किया तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या वैल्यू जाएगी? 44,000। ये बन जाएगी आपके पास जर्नल एंट्री। लॉस ऑफ यूनिट्स इन ट्रांजिट, लॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन ट्रांजिट, ये आ गई। अच्छा, अब इसको ना हम लोग जरा सिस्टमेटिक वे में समझते हैं, मतलब जरा इजी वे में। अब जरा इसकी कैलकुलेशन समझना, मेरी बात सुने। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमने कितने मंगवाए? 25,000। 25,000 के लिए हमारे पास इनवॉइस वैल्यू क्या थी? 441। ये 44,150,000, 44,150, साथ में 150 की इंश्योरेंस इंश्योरेंस इन ट्रांजिट।
मुझे ये टोटल यूनिट्स पड़ गए 44,300,000 के। एम आई राइट? Yes, sir. कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? 25,000. 25,000। इसमें से पर यूनिट कॉस्ट मुझे कितनी पड़ गई? 1,772. 1772। मुझे एक यूनिट पड़ रहा है 1772 का। अच्छा बात सुनना, इसमें से 2,000 यूनिट मेरे लॉस्ट हो गए। जो 2,000 यूनिट मेरे लॉस्ट हुए, तो एक यूनिट मेरे पास कितने का था? 3,544. 3,544। तो मुझे अपने मटेरियल को कम कर लेना चाहिए 3,544,000 के साथ। ये देखो, ये मैंने कर लिया कम। Yes, sir. अच्छा फिर बात सुनो, टोटल मेरे पास अब इन्वेंट्री वैल्यू कितनी आ गई? एट 1,740. वैल्यू 40756, ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। 40756,000, 23,000 यूनिट। ये बात भी आपको समझ आ गई। अब बात सुनो, मेरा टोटल लॉस हुआ कितना? मेरा टोटल लॉस हुआ कितना? 3,544. 3,544,000 का। अगर इंश्योरेंस क्लेम ना होता तो ये सारे का सारा मेरा लॉस था, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लॉस के तौर पे रिकॉर्ड कर देता। लेकिन मुझे इससे मिल गया इंश्योरेंस क्लेम, लेकिन वो इंश्योरेंस क्लेम भाई इस अमाउंट का नहीं मिला। ये नेट ऑफ अमाउंट है। नेट ऑफ मतलब इसमें से डिडक्ट किया गया है किसको? 150,000 को। तो ये जब मैंने इसमें ऐड की, तो बेसिकली जो मुझे इंश्योरेंस मिली है वो 3,500,000। हमने टोटल लॉस में से इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल या रिसीव्ड वो मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा लॉस हुआ कितना? 44,000. और ये सारी चीजें हमने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, तो मैंने कहा भाई मेरा लॉस 44,000 का है। ये देखो, ये 44,000। इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, रॉ मटेरियल का पार्ट बनना चाहिए, मैंने इसलिए रॉ मटेरियल में डेबिट कर दिया। बाय मिस्टेक गलती से अदर इनकम को क्रेडिट किया हुआ था, मैंने उसको जाकर डेबिट कर दिया, और मेरा रॉ मटेरियल इस अमाउंट के साथ क्रेडिट हो जाएगा ड्यू टू लॉस, इस अमाउंट के साथ। अयो कि अब आपको जरा समझ आ गई होगी कि ये वर्किंग, ये जर्नल एंट्री मैंने बेसिकली इस तरह से बनाई है। अब कोई इशू इस पॉइंट में? No, sir. अच्छा अब नेक्स्ट चले। ट्वेंटी एट फैब क्लियर? Yes, sir. 24th फैब ये पहले से पढ़ चुके हैं Yes, sir. कि हमने इसको रिकॉर्ड 25,500 पे नहीं करना, किस पे करना है? 26,600 पर। क्या है ये इशू? 26,500 पर। डेट क्या है हमारे पास? 24th फैब Yes, sir. Issue for consumption. 25 इशूड। कितने? 26,000 500. इशू किए, तो लेस कर देंगे। Yes, sir. जब इशू करते हैं तो रेट में कोई चेंज नहीं होता। अब 26,500 मल्टीप्लाइड बाय 1752.6, 4,644,3,900. 46443900, 3900. ये लेस कर दो अमाउंट में से। रिमेनिंग नंबर ऑफ यूनिट्स 5,500, ऐसे ही है ना? Yes. और अमाउंट और रेट में कोई चेंज नहीं आने वाला। 9,639,640। अच्छा अब देखें यहां पर एंट्री क्या बन सकती है। आप देखिए, आपने इशू किया तो आपने वैल्यू क्या लिखी, 4,462,5,000. जबकि होनी क्या चाहिए थी? 4,644,3,900. मतलब आपने कम अमाउंट इशू की हुई है, Sir. तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, इन दोनों की डिफरेंस है। तो जरा डिफरेंस चेक करो, 46443900
माइनस करना है 44,625,000। 18189। ये जाके एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ये भी सही है कि आप इस एंट्री के साथ अगर ये थोड़ी सी वर्किंग दिखा देते हो तो एक मतलब अच्छा है कि आप इस तरह से इसकी कैलकुलेशन कर रहे हो जैसे अभी हम लोगों ने की थी, और ये वर्किंग का पार्ट बना दो तो और ज्यादा अच्छा है ताकि आपकी जर्नल एंट्री सीक्वेंस के साथ चलती रहे। ये आप लोगों को बेसिकली ऊपर वाली तमाम अमाउंट जरा कंफर्म करवानी थी, तो इस वजह से मैंने ये छोटी सी कैलकुलेशंस कर ली थी। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों के पास ये सेकंड ही पॉइंट है। अच्छा, क्या चीज? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड रॉ मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। हाँ जी, क्या डिफरेंस आ रहा था? 1818900। इश्यूएंस ऑफ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। ऑल डन। यस सर। जी, द नेक्स्ट वन इज 24 के बाद 25 पर आए। इश्यूएंस, वंस अगेन इश्यूएंस 500, और ये वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर दी। लेकिन क्या कहता है, कहता फोर्थ पॉइंट पढ़ो। कहते 25 Feb 2025 500 किलोग्राम of material was moved to an other warehouse but was erroneously recorded as। तो फिर भाई अदर वेयर हाउस है तो मेरा अपना मटेरियल ही ना, तो मटेरियल में से लेस होने की तो जरूरत नहीं है ना उसको, तो आपने मटेरियल में उसको लेस नहीं कर। अब हम लोग तो रीस्टेटेड बना रहे हैं तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। ओके, अब बेसिकली ये इश्यूएंस नहीं हुई। अब जर्नल एंट्री की अगर बात करें तो जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बन जाएगी इसकी? ये जो उसने रिकॉर्ड किया हुआ है रिवर्सल, वो रिवर्सल हम लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर देना है अपने पास। अब बेसिकली ये मेरे अपने रॉ मटेरियल अकाउंट का ही पार्ट है। उसने बाय मिस्टेक इसको आकर लेस कर दिया। जबकि आप एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में लेके जा रहे हो तो इसको इश्यूएंस कंसीडर नहीं किया जाता, ये आपकी मटेरियल का ही पार्ट रहेगा। पॉइंट समझ आ गया? यस सर। 25 Feb, यस। 25 Feb 25 यूनिट्स। इफेक्ट तो शो करना होता है ना हम लोगों ने। मूव्ड टू वेयर हाउस। हम उसे बता रहे हैं कि हमारा ये जो शीट है ना ये बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं आना इसके अंदर। ओके, और यहां पर हम उसे बता देंगे फोर्थ पॉइंट। क्या बताएंगे? रॉ मटेरियल डेबिट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट बाय, अब जितनी अमाउंट से उसने किया हुआ था 875,000 से। हाँ जी, ये बात क्लियर? moved to an other
warehouse so part of material. जी, अब देखें, इसके बाद उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दी थी। मतलब इस शीट के मुताबिक अब हमारे पास हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बनती है वो क्या बन रही है अपने पास, 5500 नंबर ऑफ यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1752.6 ऑन एवरेज एंड द वैल्यू इज 9639640। अब एडजस्टमेंट्स खत्म नहीं हुई, एडजस्टमेंट तो यहां तक पहुंची हैं। अब वो क्या कहता है, कहते हैं जब हम लोग फिजिकली स्टॉक चेक करने के लिए गए एट ऑल वेयर हाउसेज, मतलब वो वाला 500 भी हम लोग ने चेक किया, was carried out on 28th Feb 2025, तो which revealed the following, टोटल हमारे पास 5400 यूनिट्स थे फिजिकली, तो 100 यूनिट्स का लॉस। ओके, लॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 100 यूनिट्स वो रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने अपनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को फिजिकल इन्वेंट्री के इक्वल लेकर आना होता है। गॉट इट? अच्छा, फिर उसमें से जो 54 हैं उनमें से 5000 गुड क्वांटिटी है, गुड हैं तो वो अपनी कॉस्ट पर ही रहेंगे, लेकिन कुछ डैमेज हैं और वो है 400, और इन डैमेज इन्वेंट्रीज की जो सेलिंग कॉस्ट है वो 1000 है। अब सेल उसने सोल्ड बता दिया 1000, तो ये उनकी एनआरवी है, तो इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट। और तो ये जो 400 यूनिट्स हैं इनकी बेसिकली कॉस्ट क्या पड़ रही है हमें, 1752.6, जबकि इनकी एनआरवी कितनी है, इनको 1000 पे रिकॉर्ड होना चाहिए। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री ड्यू टू एनआरवी लॉस 752.6 पर यूनिट फॉर 400 नंबर ऑफ यूनिट्स। मेरी बात समझ आई है? अच्छा, अब क्या करना है, कहते हैं SCL अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट फॉर इन्वेंटरी एक्सेस और शॉर्ट इन नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड इंश्योरेंस शॉर्टफॉल्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही वजह है कि वो इंश्योरेंस वाली वैल्यू मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज की थी 44,000। ये सारी भी हम लोगों ने प्रॉफिट और शॉर्टेज, अब यहां पर हमें शॉर्टेज मिल गई कब, 28 Feb 25 शॉर्टेज कितने यूनिट्स की, 100 यूनिट्स की, सेम कॉस्ट के ऊपर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1752600 00 नहीं 0, ओके 60। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आ गए, 100। अब फिजिकल के साथ मैच कर गए, रेट सेम रहेगा, वैल्यू आ जाएगी 9464380380 380। ओके नहीं है, ओके इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दो 380, इसको मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई करने से थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा अमाउंट में से अमाउंट माइनस किया करो ताकि अमाउंट भी हमारी सेम सेम चलती रहे। थोड़ा बहुत यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का एग्जैक्ट 6 नहीं आ रहा ना, 6 समथिंग था जिसको हमने राउंड ऑफ किया हुआ है। ओके, अब यहां पर आके आपने रिकॉर्ड करना है एन और वी लॉस। अच्छा, पहले जरा इसकी जर्नल एंट्री इस पॉइंट की, अब इस पॉइंट की जर्नल एंट्री हमारे पास क्या बन जानी है, रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा और ये लॉस है तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे। एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट
and raw material credit. Fifth point, profit or loss account debit by 175260 and raw material account credit by 175260 shortage of raw material या 100 यूनिट्स लिखना चाहो तो लिख लेना, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। जी नेक्स्ट, एनआरवी लॉस, लॉस है तो भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। रॉ मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा, अच्छा कितनी अमाउंट से भाई, 400 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय जो लॉस आ रहा है वो 752.6 का 301040 एन और वी लॉस रिकॉर्डेड। इससे नंबर ऑफ यूनिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पे फर्क पड़ जाएगा। तो आप लोगों ने सिंपली यहां स्केड्यूल में जाना था, यूनिट्स को रेट्स को नहीं छेड़ना, सिंपली यहां पे एनआर मिलाओ 3010 ये लेस कर दो 9163340, ये आपके पास वैल्यूज कंप्लीट हो गई। तमाम तरह एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब इसका सॉल्यूशन अगर आई कैप के साथ जरा हम मैच करें, क्वेश्चन नंबर 8, तो यहां पर ये देखें, ये स्केड्यूल बना हुआ हमारे पास, एंड रिजल्ट देखो। अच्छा एंड रिजल्ट में जाकर इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ है कि 5500 से 100 माइनस किया, फिर जो डैमेज यूनिट्स है ना उसने वो अलग कर लिया है, गुड यूनिट्स को अलग रिकॉर्ड किया हुआ है और डैमेज यूनिट्स को अलग। क्योंकि अब अगर देखें मैंने यहां पर ना वो नहीं फाइंड किया एवरेज रेट, कि मैं अगर यहाँ कहूँ 5400 एवरेज रेट तो फिर तो हर किसी का रेट कम हो जाएगा। हालांकि इसमें से 5000 यूनिट्स की वैल्यू कुछ और है, 400 यूनिट्स की वैल्यू एट द रेट ऑफ 1000 है, 5000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1752.6 है 5000 यूनिट्स, एंड 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1000, तब जाके ये वैल्यू बन रही है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया इधर। ओके, अब इन्होंने सिंपली क्या किया कि इन्होंने 5000 को अलग से रिकॉर्ड किया, ये एनआरवी लॉस ये प्लस करके ये माइनस कर दिया, तो इस तरह से ये 400 यूं लेकर आ गए, क्योंकि लास्ट वाले 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1000 हैं, तो वो 400,000 उनकी वैल्यू बन जाएगी। ओके, अच्छा बाकी सारी कैलकुलेशन वगैरह बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास इनकी जर्नल एंट्रीज, इनकी नरेशंस वगैरह जरा आप लोगों ने देख लेनी है अपने पास, ये सारी वैसे हम लोगों ने बिल्कुल सेम रिकॉर्ड करनी है। आई होप के स्प्रिंग 2025 में क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और ये आपके पास इन टोटल 18 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो इंशाल्लाह इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में से आप अच्छे खासे मार्क्स ले सकते हैं। अब ना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।